नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान की एसएसटी के जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, उसका पार्ट 3 है दिल्ली के सुल्तान। तो हमने ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट हम कर चुके हैं, लेकिन इसके कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी, जिसमें हम आज अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार से अपनी सेना बनाई थी और क्या क्या कारण रहे उनके सेना को बनाने के, और उनकी जो सेना थी वह कहाँ रहती थी, उनके लिए उन लोगों ने कैसे कैसे शहर का निर्माण किया, उनको कैसे वेतन देते थे, मतलब उनको क्या सैलरी देते थे, और उन लोगों ने अपनी जो सेना का उद्देश्य था वो क्या था। वो अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सेना बनाई थी, या लोगों को ऊपर हमला करके उनके राज्य को हड़पने की कोशिश भी उन्होंने की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने अपने लिए सैनिकों के पेट भरने की समस्या के लिए क्या क्या काम किया, उन्होंने सेना को खिलाने के लिए क्या दिया, वेतन क्या दिया, और क्या कहते हैं उनके प्रशासनिक कदम क्या थे, क्योंकि इस चैप्टर में, दिल्ली के सुल्तान के चैप्टर में हमने पढ़ना ही यही है। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी वीडियो है और बहुत ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मेडिटेशन का एक मैसेज होगा, जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और हमारे अतीत के बाकी चैप्टर हमने अपलोडेड कर रखे हैं अपने चैनल पे, क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी आ रखी है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, आप वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब लिंक मिल जाएंगे, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको सारी वीडियोस अपने आप मिल जाएंगी। तो क्लास 7 के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे ही सारा मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने हम पाठ शुरू करते हैं। तो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने कैसे अपने राज्य में सेना वगैरह बनाई, कैसे वह बचाते थे मुगलों से, मंगोलों से अपने आप को, चंगेज खान के हमलों से, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दिल्ली में 2 बार हमले हुए अलाउद्दीन खलजी के समय में जो 1299 से, मतलब आप ये देख सकते हैं कि से 1300 के आसपास में, और जो दूसरा था वो 1302 से 1303 में हुआ था। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करी, मतलब परमानेंट सेना खड़ी करी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था, जिसे मानचित्र 1 में हम देख सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ जो मोहम्मद बिन तुगलक था के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। जैसे अगर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक तरीके से जो सेना बनाई थी वो बनाई थी अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे ये मोहम्मद बिन तुगलक जो ये शासन काल के जो ये राजा थे, जो सुल्तान थे, ये इन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि यह हमला कर सके। और ट्रांसऑक्सियाना, जैसा भी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कि ये उज्बेकिस्तान के अंदर है। अब देखिए, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहिना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो दिल्ली सल्तनत में जो हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, नया नहीं बनाया गैरिसन शहर। गैरिसन शहर मतलब होता है वो कैंट एरिया, जहाँ पे सैनिक वैनिक रहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो शहर थे उन्हीं में से किसी एक शहर को खाली करा दिया। अब देखो खलजी ने क्या किया, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती को पैदावार इकट्ठी करके हल किया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था, जैसे कहते हैं खराज, जिसे हमने पढ़ा भी था। सेना के खिलाने के लिए, मतलब सेना को क्या खिला रहा था, ये तो जो तुगलक की बात है, उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान
ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जो राइट साइड चल रहा है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है, तुगलक के समय का है, ठीक है। और ये जो है ये खिलजी वंश का है, ठीक है। सैनिकों का वेतन भी देना होता था, तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापार अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे व्यापारी। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में था जहां वेतन दिया जाता था। अब क्या मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन ही देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तु की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया और दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। तो खिलजी एक तरीके से सफल आप मान सकते हो कि इसलिए खिलजी ने बहुत समय बहुत जगह पे राज भी किया, क्योंकि उसके प्रशासनिक कदम बेहतर थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विशुद्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो इस प्रकार से जो तुगलक वंश था उसमें ये सारी चीजें हुई। इन तमाम असफलताओं की को गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जलालुद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, मतलब सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे, मतलब उनके विरुद्ध उन्होंने अपने कदम उठाए थे। एक आक्रामक व्यवहार था उनका। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो तालिका 1 को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। क्योंकि 1526 के बाद तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि क्या हुआ था 1526 के बाद में। 1526 में तो आप देखेंगे 26, 27, 28 और 29, ठीक है, इन 4 सालों में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए। पानीपत की पहली लड़ाई हुई, खानवा की लड़ाई हुई, चंदेरी की लड़ाई हुई और घाघरा की लड़ाई हुई। तो ये जो लड़ाइयाँ हुई जिसमें इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने लड़ाई करी और फिर बाबर भारत में विजय अभियान पे निकल पड़ा। तो अभी आप देखेंगे कि 1526 तक तो फिर आगरा में सैयद और लोदी वंश का भी राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका कहना बहुत ही कुशल तथा जो उनका जो शासन था, ठीक है, मतलब छोटे थे, शक्तिशाली थे, लेकिन बहुत स्किल थी उनमें और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक तरीके से सुव्यवस्थित, आप ये बोल सकते कि वेल मेंटेन कर रखा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपना चाचा का एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 और 1540 और 1555 और 1556 तक को चुनौती दे दी। मतलब अब आप देखो कि इस इलाके जब 1540 के बाद में तो शेरशाह सूरी का ही राज आ गया था, ठीक है, तो भी आप यहां देखोगे कि 15 वर्ष तक, ठीक है, शेरशाह सूरी ने किस प्रकार से, अभी आप देखोगे कि शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार
करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेके 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके शासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605, मतलब आप देख सकते हो तकरीबन 50 साल तक उन्होंने अकबर ने राज किया, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, मतलब बनाया, मिलाया, बनाया, हर जोड़ा, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। मतलब उन्होंने अपना जो आइडियल एक माना वो शेरशाह सूरी के ही जो उनका राजपाट का तरीका था उसको माना, उसके प्रशासन को माना। और शेरशाह सूरी ने तो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक तरीके से प्रशासन अपनाया था। तो आपको ये भी जानने को मिल गया कि अकबर का राज कब से कब तक था। देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर का राज 1556 से 1605 तक था। और शेरशाह सूरी जो थे, शेरशाह सूरी का जो राज था वो आप देखेंगे कि 1540 से लेके 1555 तक था। 15 साल तक उन्होंने राज भी किया। ठीक है, किसको हराया था बीच में? हुमायूं को उन्होंने हराया था। शेरशाह सूरी या सूरी बोल सकते, शेरशाह सूरी। तो बहुत एज में जाके वो महाराज बने थे, मतलब राजा बने थे। उनका जो मुगल साम्राज्य में जो वह उनके पास जो तख्त आया था, तो इसलिए बोलते हैं कि शेरशाह सूरी, बहुत लोग बोलते हैं कि शेरशाह सूरी जैसा हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया था उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और बुढ़ापे में जाके भी उसने क्या कहते हैं इसको हासिल किया, सत्ता को हासिल किया। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। ठीक है, तो ये अन्यत्र है, कोई अलग एक चीज है, बताता हूं मैं आपको कि 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में आप देखो 3 वर्ग हो गए, जिसमें क्या है कि 3 श्रेणी जो है कि वो एक वो हो गया कि जो प्रार्थना करेगा, मतलब एक तरीके से ब्राह्मण या जो पंडित वगैरह होते हैं, जिसे आपने देखा होगा जो पुजारी लोग होते हैं। युद्ध करने वाला वर्ग तो वो हो गया जो सेना में फौजी होते हैं, जो सारी व्यवस्था को देखते हैं, रक्षा करते हैं हमारी। और खेती करने वाला वर्ग किसान हो गया। तो 3 वर्ग में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। मतलब जो ये योद्धा थे, जो रक्षा करते थे, जो युद्ध करने वाले वर्ग था, इसको नाइट कहने लगे। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेजा दिया जाए जिन्होंने जेरूशलम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया। मतलब जो धर्म के लिए लड़ रहे थे, अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए लड़ रहे थे और दूसरे धर्म से अपने रक्षा करने के लिए, तो वो ऐसे ये नाइट जो थे इसके अंदर घुस गए थे। तो वो मानते थे, ईसाई धर्म की मानता था कि ये लोग धर्म युद्ध करेंगे और उन्हें क्रूसेड कहा जाता था, धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। जो इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था, मतलब जो पहले मानते थे सिर्फ ये एक योद्धा है, गरीब होंगे, मतलब इनको कुलीन वर्ग का नहीं माना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्गों के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। मतलब इतनी ज्यादा इनकी प्रशंसा होने लगी थी। अब देखिए, कल्पना करें कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? यह आपसे पूछा गया। अब ऊपर वाला जो चैप्टर है, अब ये पढ़ो आप और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अच्छे से आपको पूरा का पूरा समझाया है कि कैसे कैसे इस चैप्टर में चीजें हैं। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है और क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं लिखित रूप में लेके आऊंगा,
ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इसके उत्तर लिखने हैं। इससे पहले हम लिखित रूप में क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे कि मेडिटेशन क्या होता है और उससे आपको क्या क्या लाभ होते हैं। तो जो ये वीडियोस आपने देखी, मैं भी बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट मेडिटेशन करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो सहज योगा मेडिटेशन का भी एक छोटा सा मैसेज भी आपकी स्क्रीन पे आएगा। आप वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को आप उसके थ्रू वेबसाइट पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को जानें, हमारे अंदर क्या पावर है। हमारे अंदर सब कुछ हम अपनी विल पावर से कर सकते हैं, बट वो विल पावर जो है हमको मेडिटेशन के थ्रू मिलती है। हमें पढ़ने की स्ट्रेंथ, हमें खेलने की स्ट्रेंथ, हम कोई भी कार्य करें उसमें हम बेस्ट हो जाएं, उसके लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। और सहज योगा मेडिटेशन बहुत 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 यूजफुल होगा आपके लिए। तो जो लोग भी अभिभावक, छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही चाहूँगा शिक्षक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर अपनी लाइफ में सहज योगा मेडिटेशन ज़रूर करे और एक अच्छे नागरिक बने, इस देश के एक अच्छे मानव बने। तो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए ये शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आप ये मेडिटेशन करें। और इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपनी पावर को जान सकते हैं। और जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आप वहाँ पर उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से अपने आप को सफल करें। तो ये मैसेज छोटा सा आपके लिए आपकी स्क्रीन पर